नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ 2। और अब साइलेंट रीडिंग तो हो गया हमारा, अब करते हैं लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग में बच्चों मैं भी पढ़ूंगी और उसको समझाती भी जाऊंगी, लेकिन आप एक एक वर्ड के पीछे नहीं भागना। आप सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करिएगा कि इस लाइन में कहा क्या गया है। ये पूरा पैराग्राफ आपको मैं पढ़ के अभी बता रही हूँ। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले। द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली irrelevant to his own situation, and besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches. You saw what the old fool meant. अब देखेंगे इस पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ 1 को ही कंटिन्यू करता है। हमने देखा कि जो ग्रीवांसेस हैं एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के, वो 2 थे। क्या क्या थे? हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग and his wife was extravagant. She was spending lots of amount on a holiday. So इन चीज़ों को देखते हुए the man was so anxieties. He was worried. और फिर वो अपनी बातों को छुपा नहीं पाता है और वो कह लेता है उसका एक अलग अंदाज में, जो कि आयरिश लोगों का स्टाइल बताया जाता है कि वो अपनी बातों को एक अलग ही अंदाज में कह जाते हैं। So यहाँ पे जब ये बात होती है, they tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. भाई बात हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, एडवांसमेंट की, पेस की, तो फिर एरोप्लेन की बात आएगी और उसकी स्पीड की बात आएगी। और यहाँ पे राइटर को बड़ी इंचेंटिंग सी एक लाइन लगती है, वो है द मैन्स कंप्लेंट। और मैन कौन? मैन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट की बात हो रही थी, वो कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब उनको थोड़ी शिकायत है। किस चीज की शिकायत है? द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। अपनी सिचुएशन और आज के ज़माने की सिचुएशन, यानी इन दोनों पेस को वो मैच नहीं कर पाता है। क्या पेस फॉर लिविंग जो हम आज की सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, और वो स्लो है या फास्ट है, उसको मैच करना होगा। मीन्स he is getting slow और the society is going fast. So इन दोनों को मैच करने के लिए उसका जो कहना है, जो वो अटर करता है एक अपनी बातों को, एक निराशावादी सी सोच को, उसको पोएट बड़े कॉमिक अंदाज में कहते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है भाई, कि वो बात भी बोलते हैं और वो शिकायत भी करते हैं। और फिर इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल उन्होंने, यहाँ पे हम बात कर रहे थे परफेक्ट इलस्ट्रेशन की, यही एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जो राइटर बोलते हैं कि ये आयरिश लोग की खूबी है। और यहाँ पे ये एक सेंटेंस उन्होंने यूज किया है, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन। और आप देख सकते हैं कि वो जो ओल्ड फूल मीन्स जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के लिए कहा गया है, कि वो इसको क्या कहना चाहते हैं। क्या वो पेस फॉर लिविंग में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो समय से पीछे चल रहे हैं? तो आगे पे के पैराग्राफ में हम उसको देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से स्लो और फास्ट को आपस में कंबाइन किया है। ओह, बहुत सीरियस बातें हो गई। करते हैं कुछ एक्टिविटी इसी पैराग्राफ से जो अब तक आपने पढ़ा और जो आप पढ़ने वाले हैं। हमने आपसे बात की थी टारगेट लैंग्वेज की, और वो टारगेट लैंग्वेज क्या था हमारा? जेरंड। याद आया आपको? जेरंड की बात करेंगे तो बात करेंगे पार्टिसिपल की। अब भाई ये जेरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, थोड़ी सी बात को हम समझेंगे इसी पैराग्राफ में। वर्ड्स हमने कुछ अंडरलाइन करवाए थे, आपको याद है वो वर्ड्स? चलिए एक बार रिकॉल करते हैं पैराग्राफ 1 को। देखिए ये
है V4, जहां पे जेरेंड की बात करेंगे, हम बात करेंगे V4 की। सो यहाँ पे देखते हैं कुछ वर्ड जो हमने पैराग्राफ 1 में लिया था, वो कौन कौन सा वर्ड है जिसमें V4 लगा हुआ है। एक वर्ड हमने पढ़ा था चीटिंग, यहाँ है V4 यानी ING वर्ब के साथ। दूसरा वर्ड आप ढूंढ लीजिए स्पेंडिंग, ये भी है वर्ब के साथ, वर्ब प्लस ING। बच्चों पता है ना आपको, वर्ब और ING मिलकर बनता है V4। आगे हम कभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल जेरेंड की बात हो रही है, तो हम सिर्फ V4 को ले रहे हैं। और यहाँ पे है गेटिंग। और सेकेंड पैराग्राफ देखिए अपनी बुक में, वहां पे एक वर्ड है इनचैंटिंग। सो ये 4 वर्ड्स हैं आपके V4 यानी जेरेंड या पार्टिसिपल। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में और कौन कौन सा वर्ड है जो V4 है। पहले उसको नोट डाउन करते हैं और फिर देखते हैं कि जेरेंड होता क्या है, पार्टिसिपल से ये कितना अलग है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं हम। हमारा पैराग्राफ 3 नया पैराग्राफ है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेरेंड और पार्टिसिपल की, सो वर्ड्स अंडरलाइन करते हैं इससे भी लेकर गोइंग। और आगे जाते हैं, पढ़ते जाइए और आप ढूंढिए V4 यानी वर्ब में ING मिला। यस, एक वर्ड हमें दिख रहा है ड्राइविंग। सो बच्चों और भी वर्ड्स हैं, आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इन दोनों में यानी जेरेंड और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल इनके डिफरेंस को। बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर टॉकिंग अबाउट few things like participle and the difference between participle and V4. V4 is a participle, present or past, and we are talking about infinitive also. Why? Because sometimes there are confusion between V4 and 2 plus V1. एक स्लाइड से हम देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है, और इसको हम डिटेल में आज नहीं जाएंगे, ये ग्रामर के वाले क्लास में देखेंगे इसको। सो इन्फिनेटिव होता है 2 के साथ जब V1 लगता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दे बिगैन टू प्ले। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको स्टोरी पढ़ते हुए दिख जाता है तो आप ये समझेंगे कि अगर ये 2 है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सो ये इन्फिनेटिव है। देखते हैं जब हम बात कर रहे हैं अगेन पार्टिसिपल की, वो प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है, लेकिन ये V4 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए V4 वर्ब है और ING है। वर्ब और ING में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश यानी टीच में लगा है V4, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ है। सो इसको हम लोग जनरली हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। और अब आते हैं मेन जो हमारा टारगेट लैंग्वेज था, वो भी V4 ही है, इसको भी हम V4 में ही रखते हैं, लेकिन ये इन्फिनेटिव के साथ ING लगा रहता है, यानी ये फॉलो नहीं करता है हेल्पिंग वर्ब को। सो इसको डिटेल में जाएंगे और हम देखेंगे कि आखिर जेरेंड यानी वर्ब में जो ING लग जाता है उसमें कैसे काम करता है, कैसे ये सब्जेक्ट में बन जाता है, कैसे ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, और भी चीज़ों को। सो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं जेरेंड को पढ़ना और जेरेंड को समझना। सो आइए, जेरेंड इन्फिनेटिव में ING लगा हुआ होता है, साथ में ये यानी V4 भी होता है। जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया आपकी बुक से इनचैंटिंग, तो इनचैंटिंग वर्ड हो गया आपका जेरेंड, क्योंकि वर्ड में ING लगा हुआ है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि किस वर्ड्स में ING लगा हुआ है। पार्टिसिपल और जेरेंड में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये होता है वर्बल एडजेक्टिव और ये होता है वर्बल नाउन। मतलब जो वर्ब के साथ ING लगा दे वो हो गया जेरेंड, और आगे देखेंगे वर्ब में ING तो लगा हुआ होगा लेकिन फॉलो करेगा हेल्पिंग वर्ब को, तो वो हो जाएगा पार्टिसिपल। आगे देखेंगे तो और आप इसको डिटेल में समझेंगे।
मैं एक सेंटेंस ले लेती हूं, आई एंजॉय स्विमिंग। आपने अभी अंडरलाइन भी किया था एक वर्ड, आई एंजॉय गोइंग। सो इस तरह का वर्ड जो ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है? जिसमें आईएनजी लगा हुआ हो। सो ये वर्ड आपका हो जाता है जेरंड, यानी इट विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये कैसे वर्ड स्विमिंग यहाँ पे आ गया? हम तो जनरली सब्जेक्ट से वर्ड को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जब कोई भी वर्ड स्टार्ट ही हो रहा है आपका V4 से, तो ये बन जाता है ऑटोमेटिक सब्जेक्ट, यानी ये बन गया सब्जेक्ट और फिर बाकी हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्लस आगे का सेंटेंस हो जाएगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां पे जेरंड किस फॉर्म में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा माई जॉब इज स्विमिंग। अब आप एक सवाल मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज योर जॉब? सो आप अगर जवाब देते हैं कि माई जॉब इज रीडिंग, टीचिंग, स्विमिंग, सो यहाँ पे जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है तो ये सेंटेंस में एज ए कॉम्प्लीमेंट आता है। सो ये भी V4 है, लेकिन इसका वेरियस हम यूजेस देख रहे हैं। यहाँ पे हमने यूज देखा ऑब्जेक्ट की तरह, यहाँ हमने यूज देखा सब्जेक्ट की तरह, और अब हम एक यूज देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब आप सोचेंगे कि ये तीनों V4 है, लेकिन इसके अलग अलग यूजेस हैं। यही 3 यूज इसका कहलाता है जेरंड। और आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों में कि ये सब V4 हैं। आपकी बुक में एक वर्ड आगे आप देखेंगे एक्सरसाइजेज में, वहां पे एक वर्ड है सीइंग इज बिलीविंग। और अब आप कंफ्यूज हो गए कि यहां तो हमने V4 देखा, V4 देखा और V4 देखा। अब यहाँ पे सीइंग इज बिलीविंग 2 V4 है। सो ये पार्टिसिपल तो नहीं है, या ये जेरंड तो नहीं है, या ये दोनों पार्टिसिपल तो नहीं है, या फिर ये दोनों जेरंड तो नहीं है। सो यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमने कहा था कि V4 सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो सीइंग जस्ट लाइक स्विमिंग, ये तो हो गया सब्जेक्ट, मतलब ये कंफर्म है कि सीइंग जो है आपका V4 है, यानी जेरंड है। लेकिन सीइंग इज बिलीविंग, बिलीविंग यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट की तरह, मतलब यहाँ पे ये भी जेरंड है और ये भी जेरंड है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन जेरंड एंड पार्टिसिपल। सो ये जेरंड और ये भी जेरंड, कैसे? ये सब्जेक्ट बन गया और ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। बच्चों ये याद रखना, जब कभी भी इस तरह का वर्ड्स आता है, फॉन्ड ऑफ, करेक्शंस में भी आ सकते हैं, आपके MCQs में भी आ सकते हैं। सो आप याद रखेंगे हमेशा आप V4 लगाइएगा। कैसे? यहाँ पे हम कह रहे हैं अपोजिशन टू प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन से बिल्कुल बगल में, यानी लगता हुआ जो वर्ड होगा, जो वर्ब होगा, वो ING को फॉलो करेगा। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, जस्ट यहाँ पे हो गया प्रीपोजिशन, और इसके बाद जो वर्ब आया वो अगर ING होता है सो वो भी होता है जेरंड। सो याद रहेगा आपको, वर्ड प्रीपोजिशन है, फॉलो कर रहा है और ये बन जा रहा है जेरंड। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट माइंड वर्किंग हेयर। ये भी एक स्पेशल केस है, जेरंड का ही यहाँ पे भी काम है, लेकिन स्पेशल केस किस वर्ड से बना है वो वर्ड आप याद रखिएगा। ये भी आपके MCQs में हमेशा पूछता है और एग्जाम में भी आता है, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं कि माइंड भी है, वर्क भी है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या? याद करिएगा इस वर्ड को, जो कि ये जेरंड के स्पेशल केस में है। क्या है ये? आई डोंट माइंड वर्किंग हेयर। अगर वर्ड्स में कहीं भी आपको माइंड दिखे तो आपको वहां पे V4 लगाना है। वैसे ही जैसे आपने पहले किया था, कोई भी प्रीपोजिशन दिखे तो हम V4 करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने कहा माइंड, अगर आपको कहीं पे वर्ड दिखता है सो वर्किंग, वुड यू माइंड कमिंग हेयर, वुड यू माइंड गोइंग देयर, आई डोंट माइंड वर्किंग हेयर। ये एक स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? जेरंड का। हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से कंपेयर करके, जहां हमने माइंड के बाद लगा दिया है इन्फिनेटिव, याद आया? टू वर्क, ये V4 है, ये इन्फिनेटिव टू और V1 है,
इन्फिनेटिव टू V1 और हमने दूसरे सेंटेंस में लगा दिया है माइंड और वर्किंग, यानी माइंड के साथ V4। तो आप इन दोनों में हम आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विच सेंटेंस इज करेक्ट। वुड यू माइंड टू वर्क विद मी? रॉन्ग है या राइट बताइए, सोचिए सोचिए। और माइंड के साथ जस्ट यहीं पे हमने एग्जाम्पल दिया है, तो ये हो गया आपका रॉन्ग सेंटेंस। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड वर्किंग विथ मी, हो गया ना ये करेक्ट। और अब बच्चों इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये स्पेशल केस है जेरंड का। नेक्स्ट देखते हैं। आई सॉ हिम द स्विमिंग गॉड मूविंग स्विफ्टली अक्रॉस द डीप करंट। आई सॉ हिम, यहां पे ये हिम है प्रोनाउन, यहां पे भी जेरंड काम करेगा कब? जब अपोजिशन टू प्रोनाउन। यहां पे अपोजिशन को समझ लेंगे, बिल्कुल बगल में बी साइड, पोजीशन यानी पैरेलल में, बिल्कुल साथ साथ। तो अपोजिशन टू प्रोनाउन है, ठीक वैसे ही जैसे अपोजिशन टू प्रीपोजिशन था ऑफ रीडिंग, वैसे ही यहाँ पे हिम द स्विमिंग गॉड, यानी ये हो गया प्रोनाउन और ये हो गया अपोजिट। ये हो गया प्रोनाउन और ये हो गया अपोजिशन टू प्रोनाउन, यानी ये जो स्विमिंग गॉड है ये इसी वर्ड के लिए, यानी आई सॉ हिम द स्विमिंग गॉड, तो हिम के लिए द स्विमिंग गॉड और द स्विमिंग गॉड के लिए जो प्रोनाउन वर्ड यूज किया गया वो है हिम। सो यहाँ पे भी स्विमिंग गॉड बन गया आपका जेरंड। कुछ और एक एग्जांपल देखते हैं हम, आइए। अ वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक देखिए वर्ब है ये वॉक और इसमें लगा है आईएनजी, यानी वॉकिंग और स्टिक दो वर्ड्स है, लेकिन आप कभी भी देखिएगा कि वॉकिंग और स्टिक अलग करके नहीं बोला जाता है। तो ऐसे वर्ड्स जो हम साथ में बोलते हैं वो होते हैं कंपाउंड नाउन, यानी दो वर्ड्स व्हेन वी आर सेइंग इट विल गो टुगेदर, लाइक अ वॉकिंग स्टिक, आई हैव सीन अ वॉकिंग स्टिक, साथ में बोल रहे हैं। सो जब कभी भी हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ये कंपाउंड वर्ड हो जाएगा, सो ये वर्ड्स हो जाएगा जेरंड, यानी वॉकिंग स्टिक क्या हो गया? जेरंड। वैसे ही हम लोग के घर में, सभी के घर में है एक डाइनिंग रूम अगर होता है तो क्या हम अलग अलग बोलते हैं डाइनिंग रूम? नहीं बच्चों, हम हमेशा साथ में इसको लेकर बोलेंगे डाइनिंग रूम। सो अ डाइनिंग रूम साथ में जा रहा और डाइन है आपका वर्ब, सो डाइनिंग रूम ये भी आपका काम करेगा एज अ जेरंड। किस कंडीशन में बात हो रही है? कंपाउंड नाउन की, जहां दो वर्ड साथ में आते हैं और पहला वर्ड बन जाता है जेरंड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड है हमारा अ वॉकिंग स्टिक, अ डाइनिंग रूम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अ स्लीपिंग चाइल्ड, आपकी ही बुक में एक वर्ड है स्लीपिंग पोर्टल, सो देखेंगे यहाँ पे भी आईएनजी लगा हुआ है वर्ब के साथ, स्लीपिंग चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आइए अ स्विमिंग पूल, स्विम यानी यहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, स्विमिंग पूल। ये सारे वर्ड से कंपाउंड नाउन और ये सारे हैं जेरंड। हमने ये बात आपको बताई थी, जेरंड है वर्बल नाउन, जो वर्ड आईएनजी लगाकर नाउन बन जाता है वो है जेरंड। लेकिन जब पार्टिसिपल की बात करेंगे, यानी वैसे वर्ड्स जो आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बन जाते हैं, लाइक अगर हम बोलते हैं एक एक्साइटिंग, अमेजिंग, सो ये वर्ड्स बिल्कुल भी वर्ब नाउन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं एडजेक्टिव की तरह, लाइक एन एक्साइटिंग स्टोरी, एन अमेजिंग सीन। सो ये जो वर्ड्स एक्साइटिंग, अमेजिंग, ये बन जाते हैं वर्बल एडजेक्टिव, और वर्बल एडजेक्टिव जब बनेगा सो क्या हो जाएगा? ये पार्टिसिपल हो जाता है, यानी वर्बल नाउन बन गया जेरंड और वर्बल एडजेक्टिव बन जाता है आपका पार्टिसिपल। अभी हमने देख लिया जेरंड को और पार्टिसिपल को, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपने जितने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, कौन से वर्ड्स? आईएनजी वाले वर्ड्स, अब आप मिला सकते हैं कि वो जेरंड है कि पार्टिसिपल। आप खुद से फैसला कर लीजिए कि अगर वो नाउन की तरह काम कर रहा है या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सो अब पैराग्राफ पढ़ने में आपको भी मजा आएगा। फिर से आप सारे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, लेकिन हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पैराग्राफ 3। नाउ दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ,
अब यहाँ बात हो रही है स्पीड की, फास्ट मूवमेंट की, रैपिड मूवमेंट की। और ये रैपिड मूवमेंट राइटर बहुत पसंद करते हैं, इनको पसंद है रैपिड मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। और इसका एडवांटेज ये बताते हैं कि फास्ट लाइफ, आगे देखिए लाइन में, आई एंजॉय गोइंग इन अ कार, मीन्स स्पीड में, कार तो स्पीड में चलती है, सो उस पर जाना मुझे पसंद है, एंजॉय करता हूँ। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, मतलब कार एक एवरेज स्पीड में नहीं चल रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा स्पीड में है, 90 माइल्स पर आवर चल रही है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, मीन्स ड्राइव राइटर कर रहे हैं लेकिन कार उनकी नहीं है। अब बच्चों देखो, आरसी हचिनसन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो कार से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अपनी कार है भाई, एवरेज स्पीड में चलो, कार दूसरे की है, उड़ाओ 90 माइल्स पर आवर के स्पीड से, मतलब जो हो दूसरे की गाड़ी को हो जाए। क्या हम लोग भी ये नहीं करते हैं, अपना टॉय या अपनी चीज़ों को बड़ा सहेज कर रखते हैं, और दूसरे का होता है तो कभी कभी हम लोग उसको रफ यूज़ कर जाते हैं। सो यहाँ पे पोएट एक बड़े मज़ेदार अंदाज में बता रहे हैं कि आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, मीन्स मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। है ना ये मज़ेदार चीज़ें। आई एडोर मतलब मैं, आगे आई, ऐसे तो एडोर का मतलब वॉरशिप होता हूँ, लेकिन मैं उसको बेहद बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पे इस चीज़ के लिए आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी। बैटरसी एक जगह है जहाँ की ये पूरी ऐसे में बताया गया है। सो टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे। डाइन इन लंदन, लंदन में हम डिनर कर रहे हो, और लंच कर रहे हो न्यूयॉर्क में। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, हमने बनाया था शुरू में, याद आया आपको वो क्या, एरोप्लेन, ओरिगेमी एरोप्लेन, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? वो फ्लाइट, वो प्लेन, वो हमें ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह हम लंच करेंगे और दूसरी जगह डिनर करेंगे। डिनर कहाँ करेंगे? लंदन में, और हमारा लंच कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में। सो देखते हैं इस लाइन को फिर से, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू बी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। है ना ये एक्साइटिंग? एक्साइटिंग क्या है? डिनर लंदन में और लंच न्यूयॉर्क में। वेरी नाइस। आगे पढ़ते हैं इस स्टोरी को। आई एडमिट इट excludes all the real pleasure of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset and of travel. The sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. अब यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे हैं कि फास्ट लाइफ के लिए तो आपने ट्रैवल किया एक कंट्री से दूसरे कंट्री विद इन एन आवर, लेकिन वो मज़ा, वो जो रियल प्लीजर है, यू लॉस्ट द रियल प्लीजर। और रियल प्लीजर किस चीज़ से आएगा? यहाँ पे वो बताते हैं कि वो जो कंट्री बेस है, कंट्री बस है स्पेन और सोमरसेट की जो चलती है, जिसमें बस चल रही है और हम पूरी सीनरी, पूरा नज़ारा देखते हुए चल रहे हैं, वो मज़ा ख़त्म हो रहा है। ख़त्म मतलब आप जब ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन से, वो चीज़ें क्विक गुजर जाती हैं, सो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। जब फास्ट लाइफ में आप रहते हैं, सो इन्जॉय उतना नहीं हो पाता है जितना स्लो होने पर होता है, बस का स्लो चलना। सो जितनी चीज़ें आप चलते समय देख रहे हैं और उसको मज़ा कर रहे हैं, वो मज़ा ख़त्म है। कहने का मतलब कि स्पीड अच्छा भी है और स्पीड बुरा भी है। स्पीड का एडवांटेज भी है, एडवांटेज टू ट्रैवल क्विकली वन प्लेस टू अनदर, और डिसएडवांटेज यू लॉस्ट द रियल प्लेजर। और रियल प्लेजर लॉस्ट कब होगी? जब हम फास्ट लाइफ में जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कहते हैं राइटर। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट। और ये जो एक्साइटमेंट है, वो जो फास्ट लाइफ का मज़ा है,
हमारे एंसेस्टर्स यानी फोरफादर्स यानी पूर्वजों ने कहाँ लिया है। वो तो एक स्लो पेस में उनकी लाइफ चल रही थी, ना एक्साइटमेंट था, ना वो थ्रिल था, ना वो एरोप्लेन था। सो आगे वो इसको कहते हैं कि एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हमने इस लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। मीन्स आज की जनरेशन पूरी तरह से फास्ट लाइफ की तरफ चली गई है, लेकिन वो जो धीमी रफ्तार का जो मज़ा है ये आज की जनरेशन फील नहीं कर सकती थी, जो हमारे एंसेस्टर्स ने फील किया है। वो बस का घूमना, अब ज़्यादातर हम लोग ट्रेन या बाई फ्लाइट ही कहीं जाते हैं। सो हमें क्या मज़ा वो स्लो बस का रनिंग, हम क्या जानते हैं कि वो धीमे गति से आगे बढ़ना और उसका वो मज़ा लेना, हमें तो नहीं पता। तो अभी जो लोग भी अगर वो धीमी गति की रफ्तार को समझेंगे वो वही समझेंगे जो वो बस पे ट्रैवल कर रहे होंगे। सो जो हमारे पूर्वजों ने जिस तरह का एक्साइटमेंट उनकी लाइफ में तो था नहीं, तो वो चीज़ मिस ज़रूर किया है उन्होंने, लेकिन उनकी भी लाइफ का एक फ़न था, उसका भी एक अलग मज़ा था। तो राइटर यहाँ हमेशा पेस फॉर लिविंग को दो तरह से बता रहे हैं, एडवांटेजेस भी दे रहे हैं और डिसएडवांटेजेस भी बता रहे हैं। वो फ़न जो हमने लिया एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, वो फ़न जो हमारे एंसेस्टर्स ने लिया उसका भी एडवांटेजेस बता रहे हैं और डिसएडवांटेजेस को बता रहे हैं। आगे की लाइन को हम देखेंगे। नो, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of machines. Machines जब तक हमारे लिए फेवर में काम करेगा ये ठीक है, पर ये तो कभी कर नहीं सकता। आपको तो पता है फास्ट ड्राइविंग होगी, सो साथ में एक और चीज़ होगी, वो है नेगेटिव, वो है डिसएडवांटेज, वो होगी दुर्घटना, एक्सीडेंट। सो दुर्घटना से देर भली। हम उस पेस ऑफ मशीन की बात कर रहे हैं जो हमारे माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है। तभी तो आज की लाइफ उतनी स्मूथ क्यों नहीं है, आज हम क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने वरीड हैं, क्यों एंजाइटी से भरे हुए हैं। हमारी ये पेस फॉर लिविंग, ये जो फास्ट पेस फॉर लिविंग है, ये हमें डिस्टर्ब करता, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घर के और लोगों को। पर ये हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में इतना तनाव वाली लाइफ नहीं हुआ करती थी, वो इतने डिस्टर्ब नहीं थे। तो जहाँ पे फास्ट पेस ऑफ लाइफ एडवांटेज है, तो वहाँ पे इसका डिसएडवांटेज भी है। जहाँ पे कार ड्राइविंग फास्ट अच्छा है, तो वहाँ पे दुर्घटना एक नेगेटिव मार्क भी दे रही है। अगर हम पेस ऑफ मशीन्स को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं तो लाइफ को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी भी है। कहाँ आप देख रहे हैं ये जो साइंटिफिक लाइफ, अगर आज हम दुनिया में साइंस देख पा रहे हैं तो हमारे फास्ट लाइफ की ही वजह से है। हम आज आपके सामने खड़े हैं तो ये भी तो एक फास्ट लाइफ का ही एक उदाहरण है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखते हुए राइटर बोलते हैं कि फास्ट लाइफ अच्छी है, लेकिन कब, जब उसका यूज़ जो भी ह्यूमन माइंड से अच्छे सेंस में करता हो। यानी इसमें अगर बढ़ने की ताकत है सो डिस्ट्रक्शन भी है। सो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने बात की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वर्ड आई से, और मैंने आपको बताया है आई क्या है, स्पीकर। यानी आई जो राइटर है वो खुद के बारे में बोल रहे हैं। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, प्रिजुडिस प्री कंसेप्शन, और ये खुद के बारे में अब वो बताना चाह रहे हैं कि वो क्या है। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। अब ये राइटर खुद को स्लो थिंकर बता रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले उन्होंने फास्ट पेस ऑफ लाइफ की बात की थी, अब ये बताते हैं कि आई बिलोंग टू द ट्राइब, वो जो स्लो थिंकर की जो ट्राइब है, वो जो एक प्रजाति है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक स्लो थिंकर ही हूँ। दोज हु आर कर्स्ड विद लेस्पिरिट डिलिस्कैलियर्ड, ये जो वर्ड है लेस्पिरिट डिलिस्कैलियर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो
स्लो सोचता, उसकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल स्लो है। सो स्लो थिंकिंग के बारे में बोल रहे हैं कि स्लो थिंकिंग हमारे लिए बिल्कुल कर्स बन गया है। अब आप सोच सकते हैं कि आज अगर कोई किसी चीज़ को धीमी गति से सोचे, स्लो मूवमेंट में सोचे, उसका स्लो मोशन में कोई चीज़ चल रही हो, सो हम लोग उसको हमेशा पीछे की तरफ रखते हैं कि भाई अब ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया, तुम अभी वहीं के वहीं हो। सो यहाँ पे राइटर इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहते हैं कि भाई आई एम अ स्लो थिंकर, ओके, because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. अब यहाँ पे देखिए, जब राइटर खुद को स्लो थिंकर बता रहे हैं, सो इस टेस्ट में आप खुद सोच सकते हैं कि उनको कितना मार्क्स मिलने वाला है, बिग 0, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैं तो इस टेस्ट में बिल्कुल फेल हो जाऊंगा जहाँ पे स्पीड की बात होगी। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. यानी सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए भी, बिजनेस माइंडेड होने के लिए भी आपको फास्ट होना पड़ेगा। यानी जो लोग स्लो थिंकर होते हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द माइंड, द एक्टिव माइंड। सो आपका एक्टिव माइंड नहीं है, यानी आप स्लो थिंकर हैं। आप जब स्लो थिंकर हैं, सो आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं उस अर्निंग की, पैसे कमाने की, मतलब उनमें वो कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो आराम से पैसे कमा सके, अच्छे से पैसे कमा सके। आगे बढ़ते हैं। बट वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट। और राइटर कहते हैं बस अभी अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल जो यूज है माइंड का, मीन्स द यूज ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ माइंड इज जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। और मैं तो भाई दिमाग का यूज सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ही करता हूँ, क्योंकि ये तो मानते हैं कि ये तो स्लो थिंकर हैं। सो एंजॉयमेंट के लिए बस दिमाग का यूज करो, उसके अलावा ये कुछ और नहीं करते हैं। बच्चों आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, जो हमारा आखिरी पैराग्राफ है और वो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। सो पढ़ते हैं उस पैराग्राफ को। As an example, when I go to the cinema, means the writer is going to the cinema, I find myself in a hopeless fog. अब फिर वही बात आ गई, स्लो थिंकर है तो सिनेमा हॉल में भी कंफ्यूज्ड है, होपलेस फॉग यानी कंफ्यूज्ड। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes I have to turn to my wife for enlightenment. यानी ये अपनी वाइफ के साथ सिनेमा हॉल गए हैं और 2 से 3 मिनट ही हुआ है, और वो जो सिनेमा यानी जो फिल्म चल रही है उसमें वो पूछते हैं आई विस्पर, विस्पर यानी कान में कुछ कहना, तो अपनी वाइफ से पूछते हैं इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। अब देखिए यहाँ पे सिनेमा हॉल वो गए हैं, वहाँ फिल्म चल रही है। सो आइए थोड़ा सा पहले फिल्म को देख लेते हैं कि फिल्म चल क्या रही है, जहाँ राइटर इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। फिल्म है जिसमें 3 गर्ल्स हैं और यहाँ है एक हीरो। सो राइटर वो फिल्म देख रहे हैं और इन तीनों लड़कियों के साथ जो हीरो का कनेक्शन है उसमें वो बड़े कंफ्यूज्ड हैं, और वो पूछ रहे हैं कि इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। मतलब शुरू में जो हमने वो लड़की को देखा था, वही लड़की है जो अभी आई है। अब उनकी वाइफ शी रिप्लाइड नो, एंड शी विस्पर्स बैक नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। राइटर तो इतना स्लो है कि वो फिल्म के पेस से बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब अपने पेस को, अपने सोचने को और फिल्म के पेस को मैच नहीं करने की वजह से उनको लग रहा है कि ये सिनेमा में एक ही लड़की है जो शुरू में भी आई और अभी भी आई और मिडिल में भी आई। लेकिन उनकी वाइफ क्लियर करती हैं, क्या बोलती हैं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। आगे देखते हैं लाइन को, अ टॉल ब्लॉन्डी, अ शॉर्ट ब्लॉन्डी एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रूनेट।
एक टॉल लड़की है, एक शॉर्ट लड़की है और ये मीडियम साइज गर्ल है। और आगे बोलते हैं ये कॉल देम ABC। सो वो बताते हैं कि 3 लड़कियां हैं। सो जो टॉल गर्ल है उन्हें A बुला लो, और जो शॉर्ट है उन्हें B कहते हैं, और जो मीडियम साइज है उन्हें C की तरह हम जानेंगे। मतलब 3 गर्ल्स ABC। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। द हीरो इज दैट मैन who takes his hat off when he comes indoors. He is going to fall in love with the girls B, C, A in that order. फिल्म की स्टोरी है, एक हीरो है wearing a hat, मीन्स ये जो हैट पहना हुआ हीरो है, अब वो उनको एक्सप्लेन कर रही है पूरी फिल्म को कि क्या स्टोरी है। तो ये जो 3 गर्ल ABC हैं और ये जो हीरो है जो हैट पहने हुआ है, वो इन तीनों लड़की से प्यार करता है। मीन्स ही फॉल्स इन लव विथ ऑल द 3 गर्ल्स बट इन दैट ऑर्डर। अब वो ऑर्डर कौन सा? मीन्स ऑर्डर है BCA, जैसा भी हमने पढ़ा, यानी पहले हीरो को प्यार हो जाता है B से, मीन्स ये जो शॉर्ट गर्ल है। उसके बाद ही फेल इन लव विद द गर्ल मीडियम साइज जो C थी, और फाइनली हीरो को प्यार होता है A नाम की लड़की से, जिनको हमने ऑर्डर में A कहा, यानी वो जो फर्स्ट वाली लड़की थी उससे बिल्कुल लास्ट में उनको प्यार होता है। सो ये फिल्म की स्टोरी है, लेकिन एंड सो इट प्रूव्स टू बी, मतलब ये फिल्म में ये दिखाया गया है कि ये स्टोरी है, एक हीरो है, 3 हीरोइन है ABC, लेकिन हीरो इनको इस ऑर्डर में प्यार करता है, मीन्स BCA। अब इस चीज को राइटर कैसे समझ रहे हैं? वो तो स्लो थिंकर हैं। वो कह रहे हैं गॉड आई एम सो कंफ्यूज्ड, ये तो मीन्स आई एम इन होपलेस फॉग। ये भी होता है, एक हीरो 3 हीरोइन और तीनों के साथ उसका प्यार करना, एंड ही इज सो मच कंफ्यूज्ड अबाउट दैट मूवी। There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. अब वो अपनी वाइफ की माइंड के बारे में बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग यानी वो इस तरह से काम करता है जैसे गाड़ी में गियर। अब गाड़ी में गियर का क्या काम है? जैसा गियर वैसे चलेगी गाड़ी। तो जितना आपका माइंड शार्प होगा, जितना ये एक्टिव होगा, जितना ये सोचेगा, जितनी ऊंची सोच, उतना ही आप ट्रेंड होंगे और आज के ज़माने की बात करेंगे। अब राइटर को वो कन्फ्यूज़न हो रहा क्योंकि वो तो स्लो थिंकर है, पीछे चल रहे हैं, मतलब पेस नहीं बना पा रहे हैं अपने और आज की सोच के बीच में। तो इसीलिए तो वो फिल्म में भी कन्फ्यूज्ड है और उनकी वाइफ थोड़ा सा दिमाग अपना आगे करके सोच रही हैं। सो वो इस फिल्म को भी बहुत अच्छी तरह से जल्दी समझ जाती हैं। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। जिस तरह से सिनेमा में सीन और एक्शन जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं और वे लोग वेरी कंफर्टेबली उस सीन को देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं, इंजॉय करें, इट मीन्स कि उन्हें ये फिल्म समझ में आ गई है। तो वो उन लोगों के बारे में बोलते हैं कि ये दे बिलोंग टू द फास्ट पेस ऑफ लाइफ, क्योंकि उन लोगों को तो फिल्म समझ में आ गई। दे थिंक मच फास्टर दैन पीपल डिड 30 years ago, possibly because those who don't think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. अब ये कहते हैं कि जो 30 साल पहले की सोच और वो जो आज की सोच है इसमें कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि आज की जो ये फास्ट पेस ऑफ लाइफ है, जिसने इस लाइफ को मैच कर लिया, वो आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। पर क्या राइटर सूट कर रहे हैं इस माहौल में? अभी तक तो नहीं, क्योंकि उन्हें ना स्टोरी समझ में आती है फिल्म की, ना वो उस तरह की लाइफ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन वो इस चीज़ को एग्री करते हैं कि रैपिड जो
पेस ऑफ लाइफ है वही बेस्ट लाइफ है। सो देखते हैं इसको कि राइटर ने किस तरह से इसको अपने अंदाज में कहा है। द राइटर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स इन दिस एसे द पेस फॉर लिविंग। और वो क्या कहते हैं, वी शुड नॉट बी स्लो थिंकर, वी मस्ट थिंक फास्टर टू रीच द गोल। और इस कंपटीशन के दौर में स्लो थिंकर्स की हालत कैसी हो जाएगी, वो वैसे ही हो जाएगी जैसे एक हैंडीकैप्ड की है। इन ऑल द पैराग्राफ्स ही नाइसली डेमोन्स्ट्रेट द plight of the modern man. The writer has well explained the advantages and disadvantages of slow and fast life. He has thrown light on the pacey life of the present time. हमने देखा इस पूरी स्टोरी में उस पेस की बात हो रही थी जो हमारे मॉडर्न लाइफ में है और जिसका डिसएडवांटेजेस भी है। हम थोड़ा ज़्यादा मैकेनिकल नहीं हो गए हैं। सो इस स्टोरी में हमने शुरू में देखा था कि एक ड्रामा में एक ड्रामा देखने के लिए राइटर जाते हैं डबलिन में। सो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको आपके स्कूल में ड्रामा हो रहा हो और आपको सारे बच्चों को इन्फॉर्म करना हो कि बच्चों हमारे स्कूल में एक ड्रामा होने वाला है, सो आप सब आइए। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं नोटिस और इसे लगाते हैं बुलेटिन बोर्ड में, जिससे वो पता चल जाता है कि हमारे स्कूल में क्या कुछ होने वाला है या किस तरह का है। मान लो स्पोर्ट्स कंपटीशन है या ड्राइंग कंपटीशन है या पेंटिंग कंपटीशन है या किसी भी तरह की चीज़ें हम नोटिस बोर्ड में देखते हैं। सो बच्चों स्टोरी एंड तो हो गई है, लेकिन इसको हम एक एक्टिविटी से एंड करना चाहेंगे, वो है नोटिस राइटिंग। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले
करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर 3 अंक का एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है, कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग
इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो, इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप।